हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। अभी जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और आज का वीडियो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का आखिरी वीडियो है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो जरूर पुरानी वीडियो को शुरू से देखते हुए आएंगे और उसके बाद ये देखेंगे प्ले लिस्ट में शुरू से सारी वीडियोस चल रही है। इंट्रोडक्शन चैप्टर से लेकर के एडमिशन ऑफ पार्टनर आज खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग रिटायरमेंट पढ़ेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बाद यूपी बोर्ड के सिलेबस में रिटायरमेंट आता है और डेथ जो टॉपिक से हट चुका है, तो डेथ को हम लोग को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हमारा कंपनी अकाउंट्स की भी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने शेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चे आगे चल रहे हैं वो शेयर भी पढ़ सकते हैं और जो बच्चे पार्टनरशिप हमारे साथ साथ चल रहे हैं शुरू से वो इस तरह भी देख सकते हैं। अब जो बात करते हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग जो कंपनी का जो हम लोग पार्टनरशिप में कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे, उसमें दो टॉपिक था। एक क्या था, एक था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार के पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना, ठीक है। और दूसरा टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी की गणना। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा नाम है, जैसे क्या है इसका, पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी। जाहिर सी बात है पुराना साझेदार एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होगा, तो उसकी संयुक्त पूंजी होगी। एक की पूंजी तो होगी नहीं, सबकी पूंजी। उनके आधार पर हम लोग किसकी गणना करेंगे, तो उनके आधार पर हम लोग गणना करेंगे नए साझेदार के पूंजी की, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने उसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आप रूल को फॉलो करेंगे और आपका आंसर एकदम करेक्ट आने वाला है, उसी तरह हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड को अप्लाई करते जाएंगे और आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने पे क्या होता है, आप जो होता है हर चीज याद रखते हैं, कभी कोई चीज भूलते नहीं है और मिस होने का चांसेस नहीं रहता है। क्योंकि दिमाग क्या होता है, दिमाग भी क्रोनोलॉजी में आ जाता है, दिमाग भी एक क्या होता है, क्रमबद्ध तरीके में आ जाता है, जिससे क्या होता है दिमाग को भी पता चल जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। कोई भी एजुकेशन हमें क्या करना चाहिए, एक सीरीज के वाइड सीरीज से पढ़ना चाहिए, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। पहले वो फिर बाद ये फिर ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें पहला स्टेप नए पूंजी की गणना करते समय पुराने पूंजियों के आधार पे, पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पे सबसे पहला स्टेप हम लोग जो करते हैं वो है कि हम लोग पूंजी खाता बना लेते हैं। उसमें जैसे करते थे, जैसे उसमें करते हैं उसी तरह पूंजी खाता बना लेते हैं। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करना है कि जो भी पूंजी खाता बनाने में जितना भी समायोजन उसके अंदर जाना था, यानी पुराने मेथड जो हम लोग अप्लाई करते थे, यानी जो भी हमारा लायबिलिटी साइड की चीजें थे उसको बांटना था, जो भी एसेट साइड की चीजें थे उसको राइट ऑफ करना था, उसके अलावा हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और बाकी जितनी भी चीजें, वो सारी चीजों को समायोजन कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। और लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो लिखने के बाद करते हैं साझेदारों के पूंजी खाते का शेष निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो भी कैसे, अलग अलग, सबका अलग अलग शेष निकालेंगे। मान लीजिए ए बी दो पार्टनर है और सी जो नया एडमिट हुआ है, तो ए बी का सारा चीज डालने के बाद हम उन लोगों का क्या करेंगे, शेष भी निकाल लेंगे। सभी चीज करने के बाद, ये बात एकदम अच्छे से याद रखना है, सभी चीज करने का बाद का मतलब नए साझेदार के ख्याति का भी एंट्री करने के बाद, जितना भी समायोजन होने वाला वो सब करने के बाद, ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग पूंजी का शेष हमने निकाल लिया। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में हमारा होता है कि इन पूंजी खातों के शेष जो अलग अलग पहले थे, जो पहले अलग अलग थे, उन्हीं शेष को जोड़ करके हम लोग जो फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं, संयुक्त पूंजी। यानी दूसरे स्टेप में हमें कंबाइंड कैपिटल मिलता है। दूसरे स्टेप में जो हमारा मेथड ही कहता है ना, किसके आधार पर, संयुक्त पूंजी के आधार पे, तो संयुक्त पूंजी कहाँ मिलता है, दूसरे स्टेप में मिल जाता है। पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, फिर उसका शेष निकालते हैं, फिर शेष को ऐड कर देते हो तो हमारा क्या फाइंड होता है, संयुक्त पूंजी। अब संयुक्त पूंजी निकल गया तो उसको एक जगह रख लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारा फर्म का लाभ है उसको हम ₹1 मानेंगे और एक में से हम लोग क्या करेंगे, नए साझेदार के जितना भी शेयर है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमारा फर्म का लाभ है, नया साझेदार 1/5 के लिए आया, तो उसको माइनस कर देंगे 4/5, ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो हमारा यही करेंगे कि हम लोग जो फर्म का लाभ है उसको 1 मानेंगे, एक में से नए साझेदार का हिस्सा घटा देंगे, हटाने के बाद जो हिस्सा आता है उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, उस हिस्से को हम लोग कंबाइंड शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंबाइंड शेयर, यानी संयुक्त हिस्सा। संयुक्त पूंजी जो निकलता है, जोड़ के निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड कैपिटल। क्या कहते हैं, कंबाइंड कैपिटल, यानी संयुक्त पूंजी, ठीक है। पहले स्टेप में पूंजी खाता बनाया, शेष निकाला, दूसरे स्टेप में ऐड किया, संयुक्त पूंजी आया, तीसरे स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक में से हिस्सा माइनस किया तो हमारा कंबाइंड शेयर आ गया।
ठीक है, साझेदारों का संयुक्त हिस्सा हमारा क्या है, साझेदारों का संयुक्त हिस्सा। अब क्या करते हैं, अब इन्हीं के आधार पर संयुक्त पूंजी और संयुक्त हिस्सा, इन दोनों के आधार पर नई फर्म की पूंजी निकालते हैं। जैसे उसमें नई फर्म की पूंजी निकालते थे, सेम तरीका यहाँ पे है, यहाँ पर भी नई फर्म की पूंजी निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा, तो जो भी संयुक्त पूंजी होगा उसमें कंबाइंड कैपिटल जो भी होगा उसमें कंबाइंड कैपिटल जितना भी होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, जो कंबाइंड शेयर आएगा उसको उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके, यानी अगर 4/5 हम मान लेते हैं तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 से। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, कंबाइंड कैपिटल में कंबाइंड शेयर का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, उल्टा करके, यानी अंश को हर को अंश बनाकर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे जो आता है वो क्या आता है, वो हमारा आ जाता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म की पूंजी, कुल पूंजी। ठीक है, नए फर्म की क्या होगी, कुल पूंजी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म लिख रहे हैं, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, याद रखिएगा, नई फर्म की कुल पूंजी। अब जब नई फर्म की कुल पूंजी आ गया तो फिर हमारा नया साझेदार का हिस्सा भी मिनटों में आ जाएगा, मिनटों में क्या, सेकंड में आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा फर्म की जो कुल पूंजी होगी, जो यहाँ पर हमने फाइंड किया चौथे स्टेप में, उस पूंजी में नया साझेदार का जो शेयर होगा, जैसे हमने यहाँ पे 1/5 माना था ना, तो इसी से तो फर्म की कुल पूंजी में हम लोग नए साझेदार के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा क्या जाता है, नए साझेदार की पूंजी मिल जाती है। तो हमें यही तो फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें यही फाइंड करना था। तो स्टेप फिर से देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम उनको ऐड करते हैं, जो उनका बैलेंस निकलता है सबका अलग अलग। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, सभी समायोजन लिखते हैं, सभी समायोजन के बाद बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, सबका बैलेंस ऐड करते हैं, जिससे हमारा कंबाइंड कैपिटल आता है। कंबाइंड कैपिटल निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद फर्म के लाभ को 1 मानते हैं, 1 में से नए साझेदार का जो भी हिस्सा होगा उसको घटाते हैं, घटाने के बाद जो बैलेंस आता है उसको हम लोग कंबाइंड शेयर करते हैं। उसमें अधिकार किसका, पुराने लोग का होता है, तो कंबाइंड शेयर आता है। कंबाइंड शेयर के बाद क्या करते हैं, तो कंबाइंड कैपिटल और कंबाइंड शेयर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे, ऑपोजिट करके, शेयर को उल्टा करके, शेयर को उल्टा करके हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आता है। नई फर्म की कुल पूंजी आ गई, और नई फर्म की कुल पूंजी पे ही हम क्या करते हैं, नए साझेदार के हिस्से से, कुल पूंजी में नए साझेदार के हिस्से से जब गुणा करते हैं, तो गुणा करने में पता चल जाता है कि उस फर्म की पूंजी में नया साझेदार कितना पूंजी रखेगा, और वही हमारा फाइंड करना होता है इसमें, और फिर वही हमारा नया साझेदार उतना ही पूंजी लेके आता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको समझ में आया ये स्टेप कैसे कैसे होगा। अब जो बात होता है कि आखिर में इस प्रकार से क्यों किया जाता है, तो इस प्रकार से इसलिए किया जाता है कि नया साझेदार जब आता है तो उससे ये कहा जाता है, भाई हम लोग अपने शेयर के अकॉर्डिंग अपने फर्म में पूंजी रखे हैं, तो तुम भी हमारे शेयर और हमारी पूंजी के अकॉर्डिंग तुम भी अपना क्या करो, कैपिटल लाओ। तो इस हिसाब से उसकी पूंजी की गणना करते हैं पुराने साझेदार, और उससे बोलते हैं कि इतना पूंजी तुम लेके आओ। ठीक है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को पहचानने का सबसे सटीक तरीका ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में नई साझेदार की पूंजी नहीं दी रहेगी, नए साझेदार की पूंजी नहीं दिया रहेगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और मेथड आता है, एक और तरीका आता है इस क्वेश्चन का, जो बहुत ही आसान हो जाता है, उसमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि नया साझेदार की पूंजी जो, मतलब नया साझेदार का जो पूंजी होगा वो संयुक्त पूंजी का कुछ निश्चित प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, कुछ निश्चित प्रतिशत के बराबर होगा, यानी क्या होगा, क्वेश्चन में बोला गया कि नया साझेदार जो है संयुक्त पूंजी का 10%, नया साझेदार जो है संयुक्त पूंजी का 20%, नया साझेदार जो है संयुक्त पूंजी का 30%, क्वेश्चन में बोला रहेगा। ठीक है, उतना पूंजी लाता है, उतना पूंजी लाता है। तो क्वेश्चन में हमें कोई ज्यादा स्टेप इधर का करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाए, हम लोग सबका अलग अलग शेष निकाल लिए, सबका अलग अलग शेष निकालने के बाद हम लोग ऐड करके संयुक्त पूंजी निकाल लिए, और जैसे ही संयुक्त पूंजी आया हमने उसका प्रतिशत निकाल लिया, हमने उसका प्रतिशत निकाल लिया, जो प्रतिशत क्वेश्चन में बोला है वही नया साझेदार का पूंजी हो जाएगा, और उसी को नया साझेदार बाय कैश या बाय बैंक करके ले आएगा। बात समझे, मतलब नीचे के स्टेप को हमें करना ही नहीं है, तो बहुत आसान, ये तो और ज्यादा आसान हो गया। कभी कभी क्या होता है, नई फर्म की कुल पूंजी ही दे दिया रहता है, तो नई फर्म की जब कुल पूंजी देगा तो नया साझेदार का हिस्सा का गुणा करके उसको निकाल लेंगे पूंजी। तो ये सब मेथड है। और अगर कुछ भी नहीं दिया है, सारा चीज बस बोला है कि पुराने साझेदारों के पूंजी के आधार पर नया साझेदार पूंजी लाता है, तो ये 5 स्टेप को फॉलो करके हम लोग नए साझेदार की पूंजी निकाल लेंगे, और फिर क्वेश्चन में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, जिससे क्लियर हो जाए कि हमारा ये टॉपिक कहता क्या और करता क्या है इसमें। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से जिससे समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। SM शुक्ला के बुक में
पेज नंबर 89 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, उसको आज मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग के बोर्ड पे लगेगा, साथ साथ पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है जैन गुप्ता 4:3 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदार थे। जैन और गुप्ता साझेदार थे, इस प्रकार से वो लोग बांटते थे। फिर बता रहा है 31 मार्च 2016 को फर्म का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। पूंजी और दायित्व में दिया है विविध लेनदार 20,000, देय विपत्र 3,000, बैंक अधिविकर 17,000, पूंजी खाते में जैन का 70,000 और गुप्ता का 60,000, कुल मिला के 1,30,000 और सबको करके हम लोग करते हैं टोटल 1,70,000। संपत्तियां और जायदाद में हमारा नगद 14,800, देनदार 20,500, प्रावधान उस पर 300 का है, घटाकर हुआ 20,200, रहतिया 20,000, प्लांट जो है 40,000 का, भवन जो है 75,000, कुल मिला के 1,70,000 हो गया। बता क्या रहा है इसमें आगे, वे मिश्रा को 1 अप्रैल 2016 से लाभों में 1/4 हिस्से के साथ निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार के रूप में प्रवेश लेने को सहमत हो गए। जैन गुप्ता पहले से पार्टनर थे, मिश्रा नया पार्टनर आया, कितना शेयर के लिए आया, तो 1/4 हिस्से के लिए आया। ठीक है, सहमत हो गए। क्या क्या शर्त है? पहला शर्त है कि सभी समझाओं को करने के बाद नई फर्म की कुल पूंजी के 1/4 के बराबर मिश्रा पूंजी लाएगा, यानी मिश्रा की पूंजी हमें निकालना है किसके आधार पर? पुराने साझेदारों के आधार पर, क्योंकि बोला है कि नई फर्म की पूंजी का 1/4 भाग। वो कैसे निकलेगा? वो उसी तरीके से निकलता है। ठीक है, फिर आगे बता रहा है भवन में 14,000 रुपए से मूल्य वृद्धि होगी, प्लांट पर 7,000 से, प्लांट में 7,000 से ह्रास किया जाएगा, देनदार पर प्रावधान को बढ़ाकर 1,000 कर दिया जाएगा। प्रावधान 300 पहले से था, देनदार पर 1,000 बढ़ाकर कर दिया जाएगा। मतलब 1,000 से बढ़ेगा नहीं, बल्कि बढ़ाकर 1,000 तक किया जाएगा, यानी प्रावधान कितना बढ़ेगा? केवल 700 रुपये प्रावधान बढ़ेगा। फिर उसके बाद है फर्म की ख्याति का मूल्य जो है 21,000 रुपये लगाया गया। फर्म की ख्याति जो है वो कितने रुपए का? 21,000 का है। फर्म की कुल ख्याति 21,000 है। मिश्रा जो है अपने हिस्से के अकॉर्डिंग लाएगा, यानी 1/4 के अकॉर्डिंग वो उसमें ख्याति लाएगा। ठीक है, तो वो ख्याति क्योंकि कुछ बोला नहीं है, नहीं आगे बोला है मिश्रा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया। अगर ये बात नहीं लिखा रहता, मिश्रा अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया, अगर ये बात नहीं लिखा रहता तो ये ख्याति उधार होती, तो ये ख्याति बिना नगद आता, विदाउट कैश वाला एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है, इसलिए जो हिस्से की ख्याति होगी वो नगद आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या बनाना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। उसके साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, तथा चिट्ठा बनाना है। ये सारा चीज बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन छोटा है, इसीलिए इसी एक ही बार में हम क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों का फॉर्मेट बना दिए, जिससे टाइम भी बचेगा, आप लोग को फटाफट एक साथ रहेगा तो जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की चीजों में क्या डालते हैं हम लोग कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने से संपत्ति का मूल्य बढ़े, दायित्वों का मूल्य बढ़े, संपत्ति का मूल्य घटे, दायित्वों का मूल्य घटे, तो उससे होने वाले प्रभाव यानी लाभ या हानि को इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? सबसे पहला हमारा रिवैल्यूएशन में जाने वाला पॉइंट है कि भवन में 14,000 रुपए मूल्य वृद्धि हुई। तो भवन में हमारा पैसा बढ़ा है, तो हमारा भवन बढ़ेगा तो लाभ होगा, क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति बढ़ना तो लाभ होता है। तो हमारा बाई बिल्डिंग करके हमने डाला 14,000, संपत्ति बढ़ता है तो लाभ होता है ना, तो बाई बिल्डिंग करके 14,000 डाला। इसके बाद बताया है कि और प्लांट में 7,000 का ह्रास किया गया। प्लांट जो है वो भी संपत्ति है और उसमें ह्रास लगे तो वो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि संपत्ति कम होना, ह्रासित का मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू डाउन होना। संपत्ति का मूल्य कम होगा तो वो हमारे लिए क्या? ह्रास है। अरे मतलब वो हमारे लिए हानि है। संपत्ति के मूल्य में ह्रास, प्लांट के मूल्य में ह्रास, उसका मूल्य कम होना हमारे लिए हानि है, इसलिए वो क्या होगा? वो हमारा डेबिट गया। इसके बाद बता रहे कि देनदारों के प्रावधान का मूल्य बढ़ाकर 1,000 हो जाएगा। बताया क्या है? देनदार का प्रावधान जो है वो बढ़ाकर 1,000 कर दिया जाना है। तो पहले से ही प्रावधान हमारे क्वेश्चन में 300 मौजूद है। क्वेश्चन में प्रावधान कितना? 300 मौजूद है, उसको बढ़ाकर 1,000 करना है। तो प्रावधान कितना बढ़ेगा? 700 बढ़ेगा, क्योंकि हमारा क्या 300 है और 1,000 तक ले जाना है, तो हमें कितना बढ़ाना होगा? 700 बढ़ाना होगा। तो एक्चुअल में 700 ही प्रावधान बढ़ा। ये बात समझ में आया? और प्रावधान जो होता है वो भी एक दायित्व होता है। कोई भी संचय, प्रावधान, कोष, वो क्या होता है? दायित्व होता है। और दायित्व के मूल्य में जब भी वृद्धि होती है तो हमारे लिए क्या होता है? नुकसान होता है, तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि प्रावधान का मूल्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, देनदार का मूल्य उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है, और देनदार हमारे लिए संपत्ति है, और संपत्ति जब कम होता है तो डेबिट में जाता है, इसलिए हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमारा डेबिट में जाएगा। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये भी हमारा डेबिट में गया। कितना प्रोविजन बढ़ रहा है? तो 700 बढ़ रहा है।
बात समझ में आया। अब देखिए और कुछ है नहीं, तो 14,000 इधर है, 7,700 इधर है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है 6,300 आएगा। और उस 6,300 को किस अनुपात में बांटेंगे, तो पुराने अनुपात में, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी चीज रहता है, जो भी लाभ या हानि आता है उसको पुराने साझेदारों में ही बांटते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना जाएगा तो देख लेते हैं। हमारा जैन पहला पार्टनर है और दूसरा पार्टनर गुप्ता है पुराने साझेदारों में। जैन जो है 6,300 का अपना 4/7 पाएगा, तो 6,300 का 4/7 करेंगे तो 3,600 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, हमारा कितना 6,300 और 4/7, तो 7 से काटेंगे 7 9 63 यानी 9 चौके 3600 और गुप्ता का उसी तरह 3/7 होगा, तो 3/7 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 9 3 2700, तो इतना हो गया, ठीक है। 2700 ऐड कर दिए तो हमारा कितना है 6,300। तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, यहाँ 14,000 हमने डाल के बंद कर दिया। 14,000 से हमारा क्या हुआ, टोटल हो गया, वो बंद हो गया। समझ में आया ये चीज, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें कुछ डालने वाला। इधर बिल्डिंग का प्राइस बढ़ा इसलिए इधर डाल दिए, इधर प्लांट का डिप्रिशिएट हुआ इसलिए इधर डाल दिए, प्रोविजन हमारा बढ़ गया इधर डाल दिए, और उसके बाद बैलेंस करके हमारा प्रॉफिट आया उसको बांट दिया, कंप्लीट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले जितना चीज जाना है वो सारा चीज डाल देंगे, उसके बाद जाके पूंजी का समायोजन देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जाता है, प्रारंभिक पूंजी। तो चलिए प्रारंभिक पूंजी कितना है इन लोगों का, तो 60,000, अरे 70,000 और 60,000 है, 70,000 60,000। जैन का पूंजी 70,000 है, गुप्ता का पूंजी 60,000। इसके बाद हम लोग मिश्रा का पूंजी डालते हैं, लेकिन मिश्रा का पूंजी तो फाइंड करना है। हमारा जो पूंजी समायोजन का टॉपिक क्या है, पुराने साझेदारों की संयुक्त पूंजी के आधार पर नए साझेदार का पूंजी निकालना है। यानी इसका पूंजी तो दिया नहीं क्वेश्चन में, इसी को तो निकालना है, तो वो जाएगा नहीं, तो वो नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, तो उसके बाद जाने वाली चीज, यानी उसके बाद क्या होता है, ख्याति होता है, तो ख्याति जाएगा। और ख्याति कैसा है, ख्याति बोला है क्वेश्चन में कि नगद लाना है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, ठीक है। उधार होता है तो उसका अलग तरीके से लेखा करते हैं, यहाँ नगद है इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखें। कितना होगा ये देखते हैं। तो फर्म की ख्याति बोला 21,000, फर्म की ख्याति कितना बोला 21,000, हम यहीं पे करते हैं। फर्म क्या ख्याति 21,000, उसमें हमारा इसका ख्याति किसका, मिश्रा का, तो 1/4 हिस्से के लिए मिश्रा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5,250, कट करेंगे तो कितना आएगा 5,250, 4 5 20, 4 दूना 8 और 4 5 20, इस प्रकार से हुआ 5,250। और इसको बांटेंगे किसने, तो ये लोग 4/7 और 3/7 पुराने अनुपात में ही बटेगा, लेकिन ख्याति हमेशा त्याग अनुपात में बढ़ता है। यहाँ पे पुराने में क्यों बट रहा है, क्योंकि ये पहले केस का क्वेश्चन है, और पहले केस के क्वेश्चन में त्याग अनुपात जो होता है पुराने अनुपात के बराबर होता है। तो 4/7 और 3/7 में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा हमारा ख्याति, तो हमारा ख्याति आएगा 3,000 और 2,250, 3,000 और 2,250, ठीक है। आप लोग बांट के देखेंगे कैसे करेंगे, 4/7 और 3/7, 7 से इसको कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 7 49, 7 5 35 और कितना 0, 7 7 49, 3 और 5 7 35 और 0, 750 इंटू 4 3,000, 750 इंटू 3 2,250, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है वो डाल देंगे। प्रॉफिट है तो इसलिए इधर गया, अगर लॉस होता तो किधर जाता, लॉस होता तो हमारा डेबिट में जाता। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा इसमें पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, लॉस होता है तो डेबिट में जाता। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट जो है जैन में प्रॉफिट का, जैन का हिस्सा 3,600 और गुप्ता का पैसा कितना है 2,700, इतना इतना इन लोग का लाभ में अधिकार है। तो ये चीज चला गया, और कुछ जाने वाला है। तो अब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे तो बैलेंस शीट में हमारा कोई भी लायबिलिटी साइड में ऐसा मद नहीं है जिसको हम लोग इसमें डाल सके, इसलिए कंप्लीट यहाँ पर एसेट्स को देखेंगे तो एसेट्स में भी हमारा कोई भी ऐसा मद नहीं है जो जा सके, मतलब ना संचय कोष वगैरह जैसा चीज बोला है, ना ही हमारा फिक्टिशियस एसेट जैसा कोई चीज मिला है, तो नहीं है। तो मतलब हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब हमें करना क्या है, अब हमें पूंजी का समायोजन का स्टेप पढ़ना है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया वो स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो हम यहीं पे आपको रफ समझा रहे हैं, ये जो बॉक्स है इतने में ही रफ देखेंगे, तो या वर्किंग नोट समझ सकते हैं, वर्किंग नोट देखेंगे, जैसा जैसा स्टेप है वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं तो देखेंगे क्या कि सबसे पहला हमारा क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल बना लीजिए, उसमें सारे समझनाएं को कर लीजिए, और सारे समझनाओं को करने के बाद क्या करते हैं, सभी साझेदारों का शेष निकाल लेते हैं। तो हमारे जो साझेदार हैं उनका हम शेष निकालेंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, शेष निकाला। शेष में हमारा जैन का बैलेंस कितना है, जैन का बैलेंस है 73 73 76 76,600, ठीक है। दूसरा स्टेप हम, दूसरा हमारा कौन है, गुप्ता, गुप्ता का बैलेंस निकालते हैं।
तो गुप्ता का हमारा बैलेंस हो जाएगा कितना, 62 62 64,950, 64,950। ये दोनों स्टेप हो गया, ठीक है। पहला हमारा स्टेप कंप्लीट, दोनों का अलग अलग बैलेंस निकालते हैं, यही सबसे पहला स्टेप है ना। दूसरा स्टेप क्या करता है, दूसरा स्टेप क्या करता है कि इन बैलेंसेस को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ के हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल मतलब कंबाइंड कैपिटल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, ये हम लोग दूसरे स्टेप में फाइंड करते हैं। तो कंबाइंड कैपिटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 0 5 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14, 1,41,550, 1,41,550 क्या है, कंबाइंड कैपिटल है यार। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा ये क्या, ये कौन सा स्टेप है, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा स्टेप ये करता है कि एक में से नए साझेदार का हिस्सा जो 1/4 है उसको माइनस करके हमारा जो बचता है वो निकाल लेते हैं, शेष हिस्सा। तो शेष हिस्सा जो होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, कंबाइंड शेयर होता है, कंबाइंड शेयर। वो क्या होता है, कंबाइंड शेयर। तो तीसरा स्टेप में हमने कंबाइंड शेयर भी निकाल लिया, ठीक है। पहला स्टेप सबका अलग अलग शेष निकालिए पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद। दूसरा स्टेप उनको ऐड कर लीजिए, कंबाइंड कैपिटल निकालिए। तीसरा स्टेप एक में से नए साझेदार का हिस्सा निकालिए, तो हमारा क्या आ जाता है, कंबाइंड शेयर आ जाता है। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप ये करता है कि कंबाइंड शेयर और कंबाइंड कैपिटल इनके आधार पर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। तो वो कैसे निकलता है, तो 1,41,550 उसको क्या करना है, इसके शेयर से उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेसिप्रोकल करके, यानी 4/3 इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आएगा। क्या आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। लेकिन हम इसको कट नहीं करेंगे, क्योंकि कट करने पे क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा और मल्टीप्लाई और ये सब करने में दिक्कत होगा। तो हम इतने ही हिस्से को क्या, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। समझ में आया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आया। इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में नए साझेदार का हिस्से का गुणा करते हैं और नए साझेदार के पूंजी निकाल लेते हैं। और हमें यही काम करना है। तो 5वां स्टेप में हमें पूंजी निकालना नए साझेदार का, यानी मिश्रा को हम एम लिख देते हैं, एम्स कैपिटल, मिश्रा कैपिटल बराबर कितना हो जाएगा, 1,41,550 गुणे 4/3। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है, ये नए फर्म का कैपिटल है, और गुणे नए साझेदार का हिस्सा यानी 1/4, ये हमें काम करना है, ठीक है। तो 4 से 4 सीधे सीधे कट गया, 3 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 2 और 1 3 7 21, कंप्लीटली कट गया। फिर बचा 5, 3 एकम 3, बचा 2 और 5, 3 8 3 24, बचा 1 और 0, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, इस तरह जाता जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 47,183। पॉइंट को हटा देते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट हमारा 5 या 5 से ज्यादा रहता तो यहाँ पर हम 1 बढ़ा देते हैं, लेकिन नहीं है, उससे कम है, इसलिए उसको हटा देंगे। तो हमारा जो हो गया, मिश्रा की पूंजी आ गया कितना, 47,183। तो लिखेंगे बाई कैश, पूंजी आ रहा है कैश में, क्योंकि यहाँ पर कैश अकाउंट ही लिखा है। तो बाई कैश करके हम लोग मिश्रा की पूंजी डाल दें, कितना, 47,183 कंप्लीट, ठीक है, यही होता है। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे तो बैलेंस भी बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ घटाने वाला चीज़ नहीं है और कुछ भी हमारा बढ़ाना घटाना है ही नहीं। तो सिंपल जो आया वही हो जाएगा। तो इसकी पूंजी कितनी है, 76,600, इसकी पूंजी कितनी है, 64,950, और इसकी पूंजी कितनी है जो अभी हम निकाले, 47,183, ये इसकी पूंजी है, ठीक है। तो कंप्लीटली हो गया हमारा ओवर, ये पार्टनर्स कैपिटल पूरा बन गया हमारा। तो हम लोग क्या किए, लिख दिए 76,600, 64,950 और 47,183। फिर इसी तरह यहाँ भी लिख दिए 76,600, 76,600। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 64,950, 64,950, और फिर हमारा क्या है, तो 47,183। ये हो गया कंप्लीट। समझ में आया। तो देखिए वहां पर ये सब करने से पहले आप वीडियो को रोक के, अगर आपको पूरा करना है, इसको फेयर करना है, तो आप लोग इसको रोक के, आप लोग जब टोटल बना था यहाँ पर इवैल्यूएशन, तो उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जब बना तो इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से वीडियो को रोक के आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इरेज करते हैं। अब हमें कहाँ चलना है, अब हमें 2 चीजें और बनाना है। हालांकि क्वेश्चन में बोला है डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ता है। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें कैश अकाउंट बनाना कंफर्म है, जरूरी है, तो उसको आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब
हम लोग को कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट हम बना दें, कैश अकाउंट का भी बना दें, क्योंकि इसमें आराम से हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से इसमें हो जाएगा। तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट आप लोग को पता है, डेबिट होता है पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारा डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल को एडमिट हो रहा है, इसलिए 1 अप्रैल का डेट डालेंगे। जिस भी डेट पे एडमिशन होता है उसी डेट पे बैलेंस शीट बनता है, तो वही डेट हम लोग डाल के बनाएंगे। यहाँ पर कैपिटल एंड लायबिलिटी का कॉलम, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टी का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट देखते हैं। कैश अकाउंट में क्या होगा, कैश अकाउंट में सबसे पहला पॉइंट होता है जो भी उसका प्रारंभिक शेष होता है कैश का, वो डालते हैं बाय टू बैलेंस बीडी करके। अच्छा, टू बैलेंस बीडी करके डेबिट में इसलिए डालते हैं क्योंकि कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट्स है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इसलिए इसका बैलेंसिंग हम लोग डेबिट में करते हैं। तो डेबिट में हम लोग करेंगे तो कैश का यहाँ के दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में दिया हुआ है इसका बैलेंस कितना 14,800, तो वही हमारा प्रारंभिक पूंजी, हमने वो डाल दिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो मिश्रा ने जो पूंजी लाया, मिश्रा ने क्या किया, मिश्रा ने अपना पूंजी लाया ना, जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे, तो मिश्रास कैपिटल, पूंजी हमेशा नगद आता है, उधार की बात ही नहीं है, पूंजी नगद आता है, इसलिए मिश्रास कैपिटल करके हमने उसका पूंजी जो फाइंड किया वो हमने डाल दिया कितना 47,183, वो पूंजी आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद मिश्रा ने अपना ख्याति भी लाया है, अपने हिस्से की ख्याति वो क्या किया, नगद लाया है, तो नगद लाया तो कैश में ही जाएगा, तो हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, जब भी नगद ख्याति आता है तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल, इस नाम से हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना उसने ख्याति लाया था, तो 5,250 लाया है, 5,250, ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इनकम बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारा क्रेडिट में जाने वाला कोई आइटम नहीं है। क्यों नहीं है, कैश अकाउंट का फॉर्मेट ये कहता है कि जो भी चीजें पैसे से आती हैं, जो भी चीजों से फर्म में पैसा आता है वो डेबिट में लिखते हैं, और जो भी चीजों से फर्म से पैसा बाहर जाता है उनको क्रेडिट में लिखते हैं। तो फर्म से पैसा बाहर नहीं गया, किसी भी कारण से नहीं गया, तो इसलिए क्रेडिट में कुछ नहीं जाएगा, केवल डेबिट में गया। ये सारी चीजें तो हम इसको जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। तो बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, जो भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, हम जोड़ के पहले से ही रखे हैं, तो 67,233 आएगा। कितना आएगा 67,233, और आपके सामने भी हम जोड़ देते हैं, फटाफट जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 1 9 9 5 8 1 9 9 2 11 1 2 12 12 का 2 हासिल लगा कितना 1, 7 4 11 5 16 16 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, 67,233, ठीक है, इसीलिए यही आया 67,233 हमारा जोड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हमने जोड़ दिया ताकि आपको लगे कि हम आपके साथ ही चल रहे हैं। अच्छे तरीके से इस प्रकार से समझ में आता है। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट बनाते समय क्या होता है, जस्ट पुराने बैलेंस शीट को कॉपी करते जाते हैं और देखते हैं समायोजन और पुराने बैलेंस शीट को मिलाते हुए जो भी परिवर्तन होता है परिवर्तन को यहाँ पे डालते हैं, वरना परिवर्तन नहीं तो सेम टू सेम वही उतार देते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हमारा जो लिखा है इसमें देखिए, हमारा लिखा है कि सन्ड्री क्रेडिटर, हमने लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे ही हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कोई परिवर्तन है इसके अमाउंट में, तो यहाँ पर तो 20,000 दिया, यहाँ पे तो 20,000 दिया और नीचे कोई परिवर्तन है नहीं है, तो हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स को हूबहू डाल देंगे जितना दिया है 20,000। फिर हमारा क्या, देय विपत्र, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल में भी सेम चीज है, हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ है, कोई परिवर्तन है तो नहीं है, तो हम लोग हूबहू डाल देंगे जितना है 3,000 बिना परिवर्तन के, ठीक है। उसके बाद हमारा बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे ही लिखने जाएंगे तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि हमारा कोई परिवर्तन है तो नहीं है, इसमें भी हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम लोग हूबहू डाल देंगे 17,000, ठीक है, ये सारा चीज हो गया। इसके बाद कैपिटल्स है, तो हम लोग कैपिटल्स लिखेंगे, लेकिन कैपिटल्स लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल्स लिखते समय हम लोग ये देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स में कि जो भी चीजें नया पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आए वही जाएगा। तो नया पार्टनर्स कैपिटल में जैन, गुप्ता और मिश्रा, ये 3 लोग थे, जैन, गुप्ता और मिश्रा, ये तीनों लोग की जो नई पूंजी आया था वही लिखेंगे। तो जैन की जो पूंजी थी वो कितनी थी 76,600, ठीक है। गुप्ता की जो पूंजी थी वो कितनी थी 64,950, और मिश्रा की पूंजी कितनी है, तो मिश्रा की पूंजी है 47,183। हमने ऐड किया तो इनको कितना आएगा 1,88,733, 1,88,733 ये आएगा, ऐड कर लेंगे तो
बात समझे। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट में पूंजी के बाद कुछ नहीं है, तो हम लोग भी कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे नए एडजस्टमेंट को कि कोई नया लायबिलिटी बना है क्या, तो पूरा हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी नया लायबिलिटी नहीं बना है, मतलब बात कंप्लीट, इधर इतना ही जाएगा। अब एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले कैश लिखा है, तो हम लोग कैश लिखेंगे, लेकिन कैश में क्या जाएगा, तो कैश में ये वाला अमाउंट जाएगा, पुराना ये बैलेंस नहीं, पुराना ये बैलेंस था लेकिन बदल गया ना, पैसे आए हैं, तो पैसे आए तो हमारा कैश बढ़ के कितना हो गया, अब हमारा कैश हो गया 67,233। ठीक है, ये हमारा कैश हो गया। फिर उसके बाद देनदार है, चलिए देनदार लिखते हैं। देनदार हमारा कितना है, तो देनदार हमारा दिया है 20,500। इसमें से हमारा प्रोविजन जो है, पहले प्रोविजन 300 था, लेकिन अब प्रोविजन कितना हो गया, प्रोविजन को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया, तो प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा 19,500। प्रोविजन कितना हो गया 19,500। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा रहतिया है, तो हम लोग रहतिया लिखेंगे 2, मतलब स्टॉक 2 बाई नहीं रहता है, स्टॉक केवल लिखेंगे। स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक में हमारा कोई परिवर्तन है, जैसे ही हम किसी संपत्ति या दायित्व को लिखते हैं तो देखते हैं कोई परिवर्तन हुआ है, तो स्टॉक में हमारा कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम लोग सेम टू सेम स्टॉक को लिख देंगे 20,000। स्टॉक के बारे में कोई चेंजेस नहीं, तो 20,000 हम लोग बिना इफेक्ट के लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा प्लांट है, तो हमने प्लांट लिखा। प्लांट जैसे ही हम लिखेंगे तो प्लांट का भी वैल्यू देखेंगे तो 40,000 है, लेकिन 40,000 अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लांट में परिवर्तन है। प्लांट क्या हुआ है, प्लांट हमारा जो है डेप्रिशिएट हुआ है, प्लांट हमारा क्या हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है। प्लांट में 7,000 का ह्रास लगा है, तो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे कितना, डेप्रिशिएशन 7,000। कितना माइनस करेंगे, डेप्रिशिएशन 7,000, और माइनस करके 7,000 हमारा कितना हो जाएगा, तो 33,000 हो जाएगा। कितना, 33,000। प्लांट हो गया। प्लांट के बाद हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हम लोग लिखते हैं सीधे, लेकिन बिल्डिंग भी क्या है, बिल्डिंग भी हमारा परिवर्तन हुआ है। क्वेश्चन में बिल्डिंग में भी बोला है कि वो अभिवृद्धि हुआ उसमें, यानी बढ़ा है, मूल्य में वृद्धि हुआ 14,000 का। तो बिल्डिंग हमारा पहले कितना का था, 75,000 का। बिल्डिंग हमारा 75,000 का था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एप्रिसिएशन हुआ 75,000 का। अरे एप्रिसिएशन हुआ कितना, 14,000 का। बिल्डिंग में एप्रिसिएशन वृद्धि, ठीक है, बिल्डिंग में वृद्धि, और जो हमारा डेप्रिसिएशन किसमें था, प्लांट में कमी। तो प्लांट में डेप्रिसिएशन 7,000, बिल्डिंग में 75,000 का था, और लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो डेप्रिसिएशन हमारा लगा मतलब बिल्डिंग में एप्रिसिएशन है, देखिए बार बार गड़बड़ा रहा है। प्लांट में जो है 40,000 का था, उस पर डेप्रिसिएशन 7,000 लगा, दोनों घटा के हुआ 33,000। बिल्डिंग हमारा 75,000 था, उस पर एप्रिसिएशन हुआ, उस पर 14,000, तो हम 14,000 लिख देंगे। ठीक है, 14,000 हमने लिखा। टोटल कर देंगे, तो टोटल कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0,0,0, 5, 4, 9 और 7, 1, 8, 89,000। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट। अब हम टोटल करेंगे, तो टोटल हम क्योंकि पहले से ही करके रखे हुए हैं, हमारा टोटल पहले से ही करके रखे हुए हैं, और आंसर भी दिया है और वही आ जाएगा। आप लोग करेंगे तो सेम टू सेम आंसर आएगा, 2,28,733। ठीक है, मिक्स लैंग्वेज कितना है, 2,28,733, 2,28,733 हमारा कितना है, 2,28,733। ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो, क्योंकि अभी आप बोल तो सकते नहीं, इसलिए आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ करके, या फिर आप लोग क्या करेंगे, हम उसमें रिप्लाई देकर आपको समझा सकते तो समझा देंगे, वरना मैं क्या करूंगा, आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। कैसे होगा कांटेक्ट हमसे आपका, तो आपको उसके लिए मैं आपके कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है, आप वहां पर भी हमसे बातें करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा वहां पर भी दूर कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कैश हमारा 67,233 यहाँ से आया, डेटर्स हमारा कितना था, 20,500, प्रोविजन बढ़ के 1,000 हो गया, घटा दिए तो 19,500 हो गया। स्टॉक कोई भी चेंजेस नहीं था, 20 का 20,000 हो गया। प्लांट 40,000 का था, डेप्रिसिएशन 7,000 का लगा, घटा के हमारा 33,000 हो गया। बिल्डिंग 75,000 का था, उस पर 14,000 का एप्रिसिएशन था, बढ़ा के हमारा 89,000 हो गया। टोटल किए 2,88,733 हो गया। फिर इधर क्रेडिटर्स सेम टू सेम, 20 का 20,000, बिल्स पेबल सेम टू सेम, 3 का 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट सेम टू सेम, 17 का 17,000। पूंजी जो है वो बदल गया, पूंजी खाता से जो उसका बैलेंस शीट है वो पूंजी हमने डाल दिया, और टोटल कितने इतना हो गया, और दोनों तरफ हमने किया तो बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब क्वेश्चन करेक्ट है, सारा चीज हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ हमें करना है नहीं। आप लोग को अगर क्वेश्चन समझ में आया और हमारा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा तो आप देखिए, आप लोग इसको शेयर कीजिए, दोस्तों तक बताइए, और जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।
आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ये है कि हम बहुत जल्दी अपना पहला माइलस्टोन कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत जल्दी प्रोग्रेस दे रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप लोग इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। इसके अलावा कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैं हमेशा आप लोग के लिए तत्पर हूँ। हमेशा मुझे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाने पे ही डालता हूँ, पूरा अपना जो ज़िंदगी है मैं पढ़ाने पे ही लगा रहा हूँ। देखिए, अगर कुछ बच्चे जो हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें थ्योरी पढ़ना है, तो बच्चों आप लोग को नहीं पता होगा, जो नए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पुराने बच्चे जानते हैं मैं थ्योरी का क्लास भी पढ़ाता हूं। लेकिन हमारा जो है इसके अलावा यूट्यूब के अलावा एक फेसबुक पेज भी है ज्ञान आश्रम नाम का, वहां पर आप आइए, वहां उस पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इसके साथ साथ वहां पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम करके पढ़ाता हूं बच्चों को, डेली लाइव स्ट्रीम के थ्रू पढ़ाता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे भी पढ़ाया जाता है। तो उसके जरिए वहां पर सारे सब्जेक्ट चलते हैं, वहां पर आपका अकाउंटेंसी भी चलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी बीओ भी चलता है, और उसके साथ साथ बैंकिंग भी चलता है, तो थ्योरी भी पढ़ाया जाता है। इनके अलावा मैं फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं। उसके लिए आपको मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, तो सिक्योरिटी के पर्पज से दोनों को अलग अलग बनाया गया, ठीक है। तो बच्चों जिनको भी हमसे पढ़ना है लाइव स्ट्रीम पे या यूट्यूब पे, आप लोग देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, इस पे भी सारे क्लासेस चल रहे हैं। जिनको केवल अकाउंट्स का दिक्कत है वो यूट्यूब से ही सीख सकता है, जिनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने वो हमसे आप फेसबुक पे जुड़ सकता है, वहां पढ़ सकता है। और जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में नोट्स चाहिए तो वो भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कैसे जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मैसेज करेंगे, हम आपको जोड़ देंगे, तो बात कंप्लीट है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को अंत करते हैं। हमारा एडमिशन चैप्टर भी क्लोज हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिटायरमेंट का चलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।